नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुख करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। देहरादून के सहस्त्रधारा में फटा बादल फटने से मची भीषण तबाही। 2 लोगों के लापता होने की सूचना। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी। बारिश से 12वीं तक के स्कूल आज रहेंगे बंद। देहरादून में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी। होटल और रिजॉर्ट को पहुंचा नुकसान। सीएम धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना मिली। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। सीएम ने लिखा, देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात हुई अतिवृष्टि से कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले प्राइम न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद अब खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर जायजा लेते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नुकसान पहुंचने की दुखद सूचना के बाद खुद यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट ले रहे थे और तमाम राहत बचाव कार्य की टीमों को सख्त दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए थे। अब वहीं ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के सख्त दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं। यहां पर तमाम अधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली और इस तबाही के बाद यहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर मलबा आ गया, जिसके चलते जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। देवभूमि में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 2 व्यक्तियों के यहां पर लापता होने की भी जो जानकारी है वो सामने आई है। अब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बादल फटने की स्थिति का जायजा लेते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने इस दुर्घटना को, इस हादसे को बेहद दुखद बताया और यहां पर सभी को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उनको चिंता करने की इस दौरान कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे थे। अब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यहां पर नुकसान का आकलन और प्रभावितों से मुलाकात यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपको बता दें, बादल फटने से भारी तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिला और इस भारी तबाही के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें, लगातार यहां पर अब खुद आकलन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त भी किया और उनके मार्गदर्शन और सहयोग को सराहनीय बताया। उन्होंने अब खुद यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जायजा लेने, नुकसान का आकलन करने ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और तमाम अधिकारी उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं। आपको बता दें, तमाम निर्देश इस दौरान तमाम रेस्क्यू टीमों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जा रहे हैं और हर संभव सहायता का आश्वासन इस दौरान उन्हें दिया जा रहा है। आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज पर सबसे पहले, जहां पर प्रभावितों से भी बात करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तमाम राहत बचाव कार्य की टीमें और तमाम अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के सख्त दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यहां पर दिए जा रहे हैं। बादल फटने से भारी तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिला, जिसके बाद से ही ग्राउंड जीरो पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं और यहां पर नुकसान का आकलन करते भी नजर आ रहे हैं। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने से 2 लोगों के लापता होने की जो जानकारी वो सामने आई है। आपको बता दें, रात करीब 11:30 बजे बादल फटने की स्थिति बनी थी और बड़े पैमाने पर नुकसान होने की सूचनाएं वो सामने आ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक मुख्य बाजार में मलबा आने से 2 से 3 बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और यहां पर 11 बजे एकदम से भारी बारिश हुई और 11:30 बजे ये भव्य
मंजर बना। वहीं अब खुद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और स्थिति का जायजा कर रहे हैं, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं। करीब 100 लोग पहले यहां फंस चुके थे, हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से, एनडीआरएफ की मदद से उन सभी को बाहर निकाला गया। वहीं अब बादल फटने के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नुकसान का आकलन करने, प्रभावितों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं। आपको बता दें, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तमाम टीमें यहां पर जुटी हुई हैं बचाव अभियान कार्य में तेजी लाने के लिए। वहीं सहस्त्रधारा में बादल फटने से भीषण तबाही देखने को मिली और बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, बादल फटने की घटना के बाद से ही पूरे इलाके में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और जो प्रभावित लोग हैं वो बेहद परेशान इस समय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बादल फटने की घटना के बाद ये करीब रात 11:30 बजे हुई। वहीं अब स्थिति का जायजा लेने के लिए देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। राहत बचाव दल मौके पर मौजूद है। तमाम दिशा निर्देश एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को इस दौरान दिए जा रहे हैं और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा जा रहा है। आपको बता दें, देहरादून में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पीएम गृह मंत्री ने उत्तराखंड के सीएम से भी इस दौरान बातचीत की है। चले भाई, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर धीरज मोहन बनर्जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर एके बयानी भूवैज्ञानिक, ये भी भूवैज्ञानिक है, एके बयानी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी एके बयानी जी आपसे। जो बादल फटने की स्थिति देखने को मिली, जो कल रात सहस्त्रधारा में देखने को मिली, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्या ये सच में क्लाउड बर्स्ट था या फिर कोई और मौसम से रिलेटेड कोई घटना? देखिए, इस बार जो बादल फटने की लगातार घटनाएं हो रही है, इसके पीछे दो कारण है। एक तो मानसून, जो नॉर्मल मानसून है, वह काफी पहले से ही प्रेडिक्ट किया गया था कि ये नॉर्मल से अधिक रहेगा। 105%, 106% उस वक्त प्रेडिक्ट किया गया था। और इसके बाद जो दूसरा इसमें जो ऐड हो गया, जो दूसरी चीज जुड़ गई कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हुए हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, वो हर साल एक तो होता है और इस साल ये करीब करीब 18-19 हो चुके हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से अब यहाँ पे अतिवृष्टि हो रही है। अब जहां तक बादल फटने की बात है, ये एक अलग विषय है, क्योंकि बादल फटना यानी 1 घंटे में कम से कम 4 इंच या 10 सेंटीमीटर बारिश होना। अब ये जो हम बार बार ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं, तो निश्चित रूप से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो नॉर्मली यूरोप से जाते हैं या नॉर्थ ऑफ एशिया से जाते हैं, उसमें तो ग्लोबल वार्मिंग जो विंड का मूवमेंट का पैटर्न चेंज कर रही है, वो तो सही है अपनी जगह पर सवाल ये उठता है कि धराली या थराली या सजधारा या जम्मू कश्मीर में जो बादल फट रहे हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम है या लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है? इसको हम लोकलाइज्ड प्रॉब्लम बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये लोकलाइज्ड किस बेसिस पे सिलेक्शन प्रकृति करती है या किस तरह से ये सिस्टम डेवलप होता है, इस पे मेरे ख्याल से तो बहुत रिसर्च होने की आवश्यकता है। अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग तो जैसा कि वर्ड इटसेल्फ है कि सारी दुनिया में ही गर्मी है, तो सवाल ये कि हमारे हिंदुस्तान में ये 8-10 जगह जो सिलेक्ट हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में घाटी सकड़ी है और उसमें विंड जो है हॉट और कोल्ड विंड के मूवमेंट के इंटरसेक्शन होता है। तो कोई हिमालय में एक घाटी नहीं है, कई घाटी है। तो इस बारे में मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत है, तभी हम किसी प्रिसाइज कंक्लूजन पे आ सकते हैं। और ये बादल जब भी फटेंगे जब हमारा हवा का दबाव 785 से 790 मिलीमीटर का होगा, नॉर्मली 985 से 90 मिलीमीटर का होगा, तभी ये बादल फटते हैं, इसके पहले फटते नहीं है। तो इस पे रिसर्च होने की बहुत जरूरत है कि मौसम विभाग इस पे रिसर्च करे कि एकाएक प्रेशर कैसे डाउन होता है और उसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। जी चलिए धीरज मोहन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि देर रात जो ये बादल फटने की घटना घटी, ये क्यों ऐसा हुआ? साथ ही साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो भौगोलिक संरचना उस इलाके की बनी हुई है,
क्या वो इस तरह के हादसों को बढ़ावा दे रही है? क्योंकि सिर्फ सहस्त्रधारा नहीं, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। बयानी जी ने तो आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि क्यों क्यों बादल फट रहे हैं। जी। और ये बादल फटना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहाड़ों में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ऊपरी क्षेत्र में, पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र में पानी बहुत जोर ज़्यादा बढ़ जाता है और एकदम सूख जाता है। तो ये इसकी वजह से कोई खास ऐसी नहीं कह सकते कि आप ग्लोबल वार्मिंग है और ये फला है या खुदा। ये सब जब घाटी नैरो हो, सक्रिय हो, उसमें बादल फंस जाते हैं तो उसमें बादल का जितना भी पानी है वो एक साथ गिर जाता है। जो धीरे धीरे बारिश होती है, बारिश ना होके वो एकदम से गिरता है, तो उसी को हम बादल फटना कहते हैं। जी, क्योंकि इस तरह के इलाके बार बार देखने को मिल रहे हैं के बयानी जी, इस तरह के हादसे बार बार देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, इस तरह की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही है। तो क्या इसको भौगोलिक संरचना के साथ जोड़कर देखा जाए? क्योंकि आपने कहा इसको लोकलाइज करना पड़ेगा रीजन वाइज, तो किस तरह से इसको देखा जाए? ए.के. बयानी जी। देखिए, जो आपने प्रश्न करा है इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अब इसको हम ये मान के चले कि ये घटना होनी है जी। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ये घटनाएं बढ़ती जाएगी। इसमें अब हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इन जो एकाएक जो प्रेशर लगता है, सेडिमेंट आता है या मलबा आता है, उसका जो प्रेशर लगता है, आप क्लिपिंग्स में देखेंगे तो हर 2-3 सेकंड में ही मकान गिर रहे हैं। तो इसमें एक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हाई फ्लड लेवल से ऊपर होना चाहिए। अगर हम हाई फ्लड लेवल से ऊपर करेंगे, जैसे पहले उत्तराखंड में जितने भी मकान बनते थे, हिमालय के जो स्लोप थे उसमें मिड लेवल पे बनते थे, मध्यम स्लोप, इतना नीचे बनते थे ना ऊपर बनते थे, बीच में बनते थे और जहाँ पे हार्ड रॉक होती थी। तो जब तक ये आप साइट सिलेक्शन कंपलसरी नहीं करेंगे और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो इस तरह से नुकसान होता रहेगा। इसलिए इन दोनों की बहुत जरूरत है कि साइट सिलेक्शन ऐसा हो कि जहाँ पर अगर तत्काल में बहुत ज्यादा सेडिमेंट आ जाए या पानी आ जाए तो उसको एक तो हो, और दूसरा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जरूरत है, खास करके बादल फटने के केसेस में। क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मौसम विभाग के पास धीरज मोहन बनर्जी जी, क्या इस तरह की सूचनाएं पहले आ जाती हैं? क्या उनको पता चल जाता है? क्या इस बारे में सूचित जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको कर दिया जाना चाहिए? पता तो चलता है, पर इतनी देर पता चलता है कि जब तक बादल फट चुके होते हैं। जो खबर तो आती है कि वहाँ पर बादल फटने के चांसेस हो रहे हैं विभाग, पर उसको रोकना जो है, बादल फटने को रोकना जो है असंभव नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी है और नेचुरल कैलामिटी खास करके घाटी के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सकरी घाटी है, सकरी घाटी में बादल फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं उठ पाते हैं, तो सारा का सारा अपना पानी वही छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से इसको कहना कि इसके ऊपर कोई बहुत सारी रिसर्च होगी, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होना है। जो ऐसे बयानी साहब ने वो ठीक कहा कि जो एरिया में कई जगह बादल फटा है, करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे धीरज मोहन बनर्जी जी का। धीरज मोहन बनर्जी जी, क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार बार बार हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या हाई रिस्क उन जगहों पर लगा दिया जाना चाहिए? क्या इस तरह के अलर्ट सिस्टम उन जगहों पर होने चाहिए जिसके चलते इस तरह के हादसों को रोका जा सके? धीरज मोहन बनर्जी जी।
हादसे को रोकना तो संभव है ही नहीं, पर जरूर है कि लेकिन अगर लोगों को अलर्ट पर कर दिया जाए, चाहे कुछ मिनटों पहले या कुछ घंटों पहले, ताकि जो जनजीवन अस्त व्यस्त होता है उनको बचा लिया जाए। जी, ये कहिए जो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जरा ध्यान दिया जाए, और पोस्ट डिजास्टर जो कहते हैं पोस्ट डिजास्टर चीजों के लिए तैयारी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि डिजास्टर जब होता है तो फिर उसके लिए उसको रोकना, इस तरह की प्राकृतिक विपदा रोका नहीं जाता, पर उसके ऊपर बाद में जो उसको बचाना पड़ रहा है, उसको संभालना है, उनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसे नेचुरल विपदा है कि इनको हम रोक नहीं सकते हैं, पर यही है कि आपको वार्निंग पहले मिलनी चाहिए, और वार्निंग मिलने के ऊपर काम हो सकती है। जैसे कि सुनामी वार्निंग होती है, उसी तरह से इसकी भी जो अर्थक्वेक वार्निंग होती है, उसी तरह से ये भी। पर जितने भी वार्निंग होती है कोई भी सक्सेसफुल नहीं है आज तक, सभी कोशिश होती है, पर अभी तक कोई पर भी हमको जो है सफलता मिली नहीं है। जी जी, के बयानी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरह की स्थितियों को, इस तरह के हादसों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को भविष्य के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, या स्थानीय लोगों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, जहां तक इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो हिंदुस्तान की जियोलॉजिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जियोलॉजिकल एजेंसी है, उसने पूरे देश में 112 जिले आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है, और उनमें उनका प्रोग्राम यह है कि पूरे जिलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएंगे, जिससे लैंडस्लाइड का प्रेडिक्शन होगा, और वो प्रेडिक्शन होगा बारिश के अमाउंट पे, कितनी बारिश हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने ड्यूरेशन में हो रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने बहुत अच्छा एल्गोरिथम तैयार करा है, और उसकी बेसिस पे वो प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई अब इसमें ये मिनिमम वैल्यू क्रॉस हो गई तो अब इसमें बारिश हो सकती है या लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ये जो कार्यक्रम है अभी उत्तराखंड के 4 जिलों में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू हुआ है, और उनका कहना यह है कि हम 2030 तक पूरे देश को कवर कर लेंगे। तो अगर वो सिस्टम हमारा ऑपरेशनल हो जाता है तो आप निश्चित मान के चलिए कि इस तरह की घटनाएं रोकने में हमें काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हमें पहले से इस तरह की सूचनाएं मिल जाएगी, और वो पब्लिक मीडिया के थ्रू इसको ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, वो अपना बुलेटिन भी निकालते हैं, मीडिया के थ्रू भी करते हैं। अब जहां तक ये लोकल बात है, इसमें मैं ये कहूंगा कि कम से कम सरकार को अब स्ट्रिक्ट रूप से ये कदम उठाना चाहिए कि जो हाई फ्लड लेवल है, यानी जो 100-200 साल में फ्लड का जो मैक्सिमम लेवल था, उस लेवल से ऊपर ही आवास बनाए जाएं, सड़कें बनाई जाए, या जो आवासीय सुविधाएं वहां पे विकसित करी जाए, फ्लड लेवल में नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है गवर्नमेंट को, और अगर वो होता है तो एक तो हादसे अपने आप कम हो जाएंगे, दूसरा ये कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और खास करके जो बड़ी बड़ी इमारतें हो जाती हैं और उनका फाउंडेशन नहीं होता या उनमें कमजोर होती, तो वो आप देखते हैं 2 सेकंड 4 सेकंड में पूरी धराशायी हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इन दो को करें और खास करके हाई फ्लड लेवल से ऊपर बनेंगे तो हम काफी कुछ हद तक इस पे वो रोक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, नेचुरल कैलेमिटीज को रोकना संभव नहीं, लेकिन इस तरह के हादसों से स्थानीय लोगों को बचाना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और जरूर सरकार को इस कदम पर, यहाँ पर कदम उठाने चाहिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले भाई, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला है लगातार जारी। नमस्कार।